हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के तीसरा नंबर क्वेश्चन के दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे तीसरा में के। उसके बाद अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन से, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बनाने के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 8 को तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 9 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 25 के अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 लिख लेंगे, और 9 को लिख लेंगे 3 गुने 3 लिख लेंगे, और 25 कितना है, 25 को देख लीजिए 5 गुने कितना आया है 5 आ गया है। अब इस क्वेश्चन में तीसरा नंबर में कह रहा था कि एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे कि जो संख्या इसमें शामिल है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो संख्या कौन कौन शामिल है, 2 शामिल है, उसके बाद 3 शामिल है और 5 शामिल है। और बताए थे कि जो संख्या शामिल है उसको पहले देख लेना है, उसके बाद ही देखना है कि जो संख्या शामिल है वह सबसे अधिक बार किसमें आ रहा है। तो देखेंगे कि सबसे अधिक बार अगर हम 2 को देखें तो 2 सबसे अधिक बार इसमें आ रहा है, कितने बार 3 बार, तो 3 बार हम गुना कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद 3 है तो 3 सबसे अधिक बार किसमें आ रहा है, इसमें कि इसमें कि इसमें, तो इसमें आ रहा है 3 सबसे अधिक बार। तब 3 गुने कितना हो गया 3, कितना बार सबसे अधिक बार 2 ही बार आ रहे हैं तो 2 बार लिख लिए। फिर अब एक और बचा कितना 5, तो 5 सबसे अधिक बार कितने बार आ रहा है, सिर्फ इसमें 2 बार, तो 5 को गुना कर लेंगे 2 बार। ठीक है। तो चलिए अब इसको गुना कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200 और 3 3 9, और 9 में जब 200 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 1800 आपको आ जाएगा। यानी एलसीएम इसमें कितना आ गया 1800। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो देखिए एचसीएफ हम बताए थे आप लोगों को कि जो तीनों में मिलता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो तीनों में इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं, फिर अगला 2 मिलाइए तो इसमें 2, तो इसमें 2 नहीं, फिर इसमें 2, अगला 2 फिर मिलाइए तो तीनों में नहीं, अर्थात तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो तीनों में जब कुछ नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में हमारा एचसीएफ 1 हो जाता है। क्यों होता है 1? क्योंकि अगर हम 1 से इसमें गुना करें, 1 से इसमें गुना करें, 1 से इसमें गुना करें तो हमारे मान में कोई अंतर नहीं होता है और तीनों में 1 मिल भी जाता है। क्योंकि एचसीएफ हम बताए हैं कि जो तीनों में मिलता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो तीनों में 1 मिल गया और मान में भी कोई अंतर नहीं हुआ, अतः इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 है। अब दिया हुआ है 9, अर्थात 306 और 657 के एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है। 306 और 657 के एचसीएफ कितना है 9 है। हमको निकालना क्या है, तो एलसीएम 306 और 657 के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए आपको बताए हैं एक थ्योरी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने
मसा। तो जो थ्योरी बताया है उसी से हम लोग निकालेंगे। तो लसा हम निकालेंगे, मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम बराबर हो जाता है, पहली संख्या है 306 गुने दूसरी संख्या है 657 और बटा, यानी एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा होता है एचसीएफ, यानी मसा होता है। फॉर्मूला बताया है, थ्योरी हम पहले बता चुके हैं। तो बटा कितना हो जाएगा 9। अब 9 से काट दीजिए, तो 9 से कट जाएगा 9 तिया 27 और 3 बचेगा, तो 9 चौके 36 अर्थात 34 और गुना कर लेंगे 657 में। तो 34 गुना करेंगे 657 में, तो आ जाएगा आपको 22 33 8 आ जाएगा। आप यहाँ पर गुना आप लोग कर लेंगे खुद से, हमने पहले गुना करके रखा था इसीलिए हमको पता हो गया कि ये दोनों को गुना करके 22 33 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए इसका भी आंसर हमें कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे और नहीं तो साथ में बनाते चलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कि जांच कीजिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। यही आपको क्वेश्चन दिया गया है। कितना नंबर क्वेश्चन है? तो आपको 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे, इसको गौर से समझेंगे। क्या कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 लगातार इस तरह से, तो ये प्राकृत संख्या n के लिए मतलब कि जो n होगा वह एक प्राकृत संख्या होगा। माने 6 के पावर n है तो n की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से। तो प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो पहले हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती है उसमें मुख्यतः क्या क्या शामिल होना जरूरी है, तब ना हम बताएंगे कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो शून्य पर संख्याएं समाप्त होती है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम 10 ले लें, 10 शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो 10 शून्य पर जब समाप्त हो रहा है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 अभाज्य संख्या के रूप में, तब 2 गुने 5। अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तब 2 से लगाएंगे तो 2 बचे 10, अर्थात 10 को अगर अभाज्य संख्या के रूप में लिखे तो 2 गुने क्या रहा है 5 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए कम से कम हमें 1 2 और 1 5 होना जरूरी है। अगर 1 2 और 1 5 जिसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं है वह शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखिए 1 2 और 1 5 आना जरूरी है उसके अभाज्य गुणनखंड में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर है 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3 लिख सकते हैं और उसके पावर कितना n, ठीक है।
यानी 6 को हम 2 गुने 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो 2 के पावर भी n है और 3 के पावर भी n हम खूब आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुने 3 के पावर n है, तो इसको भी पावर n है, इसको भी पावर n खूब अच्छे से लिख सकते हैं। तो जरा गौर कीजिए कि अभी हम बताए हैं कि शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या हमको चाहिए, 2 और 5 कम से कम शामिल होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी शामिल होना। अगर इन दोनों में से कोई अन्य कुछ भी शामिल है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 शामिल होना चाहिए। अगर 1 2 और 1 5 शामिल नहीं होता है तो वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये 2 तो है इसमें, लेकिन 5 इसमें नहीं है 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं, कह रहा था क्वेश्चन क्या कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो लिखेंगे यहां पर कि नहीं, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 कम से कम एक 2 और 5 शामिल होना चाहिए। 2 और 5 क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। तो यहां पर शामिल है। तो इस प्रकार से जांच हमारा हो गया कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए क्लियर है 5वां नंबर क्वेश्चन तक। अब आगे हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। आप लोग बुक साथ में रखेंगे, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप लोग बुक साथ में रख लेंगे और तब बनाएंगे। ऐसे तो हम बोल दे रहे हैं, तो आप लोग जब बोलेंगे तो क्वेश्चन आप लोग वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो, और नहीं तो डायरेक्ट आप लोग बुक रखेंगे तो और सुविधा मिलेगा। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको व्याख्या करना है कि आखिर यह जो है ये भाज्य संख्या ये दोनों क्यों है। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे दोनों को, तो भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये पूरा में एक पार्ट ले लीजिए गुना वाला और एक पार्ट ई है, इसमें भी उसी प्रकार से अगर हम लोग ले लें तो ई पूरा के पूरा एक पार्ट हो गया गुना वाला और उसके बाद प्लस के बाद एक पार्ट ई है। तो इसमें अगर पहले हम लोग देखें तो 13 इसमें भी शामिल है, 13 इसमें भी शामिल। तो 13 जब हम कॉमन कर लिए, 13 क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो इसमें हुआ 7 गुने 11 बच गया, अब प्लस फिर कितना हो गया 13 हो गया। 13 जब हम कॉमन कर लिए तो इसमें बच गया 7 गुने 11, अब सॉरी जब 13 हम कॉमन कर लिए हैं इन दोनों में से, तो 13 जब हम कॉमन कर लिए तो इसमें बचा 7 गुने कितना 11 और इसमें से भी तो 13 कॉमन हो गया है, तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। उसी प्रकार से अगर हम इसको देख ले तो इसको देख लीजिए, तो दोनों में क्या शामिल है, ई पूरा गुना वाला में और इसमें तो 5 शामिल है। तो 5 हम लोग कॉमन कर लिए तो 7 गुने 6 गुने
5 तो आपको इसमें से भी कॉमन हो गया है, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 इसमें से भी कॉमन हुआ है ना, तो कितना बच गया है 1। कॉमन का मतलब होता है कि जिस में से हम कॉमन निकालें वो दोनों में से वो चीज निकल जाता है। जैसे एक पार्टी था एक पार्टी था, प्लस से हम लोग अलग किए थे, तो इसमें से 5 कॉमन निकाले तो 5 बाहर कर लिए, इसमें से भी 5 कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया 1 बच गया। क्लियर यहां तक है? तो अब देखिए व्याख्या करना था कि दोनों के दोनों भाज्य संख्याएं हैं, यही व्याख्या करना था। तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, इसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जरा गौर कीजिए कि ये जो संख्या आएगा तो यहां पर कोई चिन्हित क्या है? गुना। तो इसका मतलब कि ये पूरा संख्या में 13 गुना करके इसको पहले सोल्व करेंगे, यानी 7 में 11 से गुना करके फिर 1 को जोड़ेंगे और 13 से गुना करेंगे। तो इसका मतलब है कि 13 इसमें गुना के रूप में आएगा। तो 13 से जब इसमें गुना करेंगे तो इसका मतलब है कि 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। 13 से जब इसमें हम गुना करेंगे तो इसका मतलब है कि 13 से ही पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 गुने 5 लिखते हैं और हम कहें कि इससे जो प्राप्त संख्या होगा वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 गुना के रूप में इसमें है, 5 गुना के रूप में। तो वैसे ही 13 इस संख्या, ये जो पूरा संख्या दिख रहा है इसमें गुना के रूप में है 13, इसमें गुना के रूप में जब 13 है तो इसका मतलब कि 13 से कटेगा। और जब 13 से कटेगा तो भाज्य संख्या है ये। वैसे ही इसमें देखिए 5 गुना के रूप में है ये पूरे में, तो मतलब है कि इसमें जो संख्या प्राप्त होगा वो 5 से पूरा पूरा कटेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः ये दोनों संख्याएं, अतः ये दोनों संख्याएं, अतः इस प्रकार से लिख लेते, पहले लिख लेते, चूंकि यह संख्या, इसमें लिखेंगे कि चूंकि 13 इंटू 7 गुने 11 प्लस 1 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तथा 5 इंटू 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 5 से विभाजित है। कितना से विभाजित है? 5 से विभाजित है। और जब एक और किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, अतः इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। दोनों संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है आगे हम लोग देखिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने वाला है, इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए 7वां कह रहा है क्या? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि कोई खेल के मैदान है और चारों ओर वृत्ताकार पथ है, माने ये खेल का मैदान है, समझ लीजिए ये खेल का मैदान है और चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये जो है चारों ओर, ये आपका वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है। चारों ओर एक वृत्ताकार पथ यानी कुछ ये रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए कि यहां से चलना शुरू किया, तो यहां से चलना शुरू किया तो गोले एक चक्कर यहां पर पहुंचने में पुनः सोनिया को कितना मिनट लग जाता है? 18 मिनट। सोनिया को कितना मिनट लग जा रहा है?
18 मिनट का समय लग जा रहा है। अब आगे देखिए कह रहा है क्या कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को यहां से चलने में और एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग जा रहा है, तो 12 मिनट का समय लग जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, मतलब एक ही स्थान यहां से चलना दोनों प्रारंभ किया और एक ही समय में चलना प्रारंभ किया, एकदम साथ ही चलना प्रारंभ किया और एक ही दिशा में भी चलते हैं। कह रहा है कि एक ही दिशा में, माने इधर की ओर चल रहा है, दोनों के दोनों इधर की ओर, मान लीजिए या इधर से चला है तो इधर से ही, तो हम लोग इधर से लिए हैं, तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कह रहा है क्वेश्चन कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पहले क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक खेल का मैदान है जिसमें सोनिया और रवि दोनों चक्कर लगाता है और ये खेल का मैदान एक वृत्ताकार है। जिस खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ बना हुआ, मतलब रास्ता बना हुआ है, और दोनों सोनिया और रवि दोनों इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लग जाता है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लग जाता है। क्लियर है? और दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ किया तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ किया, तो दोनों कह रहा है कि पुनः कब इस स्थान पर मिलेंगे, इसी स्थान पर दोनों कब मिलेंगे। तो समझने वाली बात है, ये देखिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझेंगे। अगर मान लीजिए कि सोनिया के 5 मिनट लगता है, सोनिया को कितना मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, और रवि को मान लीजिए कि पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। तो पूरा चक्कर लगाने में 2 मिनट। अब हम कहें कि दोनों जिस बिंदु से चला वही बिंदु पर कब आके मिलेगा, कब आके मिलेगा, तो हमें लग रहा है कि हम लोग यही कहेंगे कि 10 मिनट के बाद दोनों एक बिंदु पर मिलेगा। अब 10 मिनट के बाद कहे मिलेगा, समझेंगे अच्छे से। आखिर हम कह दिए कि 10 मिनट के बाद मिलेगा, तो क्यों? क्योंकि 5 मिनट वाला 2 चक्कर लगाएगा। 5 मिनट वाला कितना चक्कर लगाएगा, 2 चक्कर 10 मिनट में, और 2 मिनट वाला कितना चक्कर, 5 चक्कर लगाएगा, तब जाकर के एक जगह पर दोनों मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण चक्कर होने के लिए कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इससे भी पूरा पूरा कट जाए। जैसे 5 मिनट में एक चक्कर लगा रहा था, तब पूरा चक्कर होने के लिए ऐसा संख्या होना चाहिए जो 5 मिनट से भी कट जाए और 2 मिनट से भी कट जाए, माने 2 से भी पूरा पूरा कट जाए, तब ना पूर्ण चक्कर निकलेगा। जैसे यहाँ 10 मिनट हम ले लिए कि 10 मिनट में 10 मिनट दोनों चलेगा ना, तो दोनों के दोनों एक जगह पर आके मिल जाएगा। तो कैसे? क्योंकि ये 5 मिनट वाला 2 चक्कर लगा लेगा और 2 मिनट वाला कितना चक्कर, 5 चक्कर, तब जाकर दोनों एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि 5 से भी कटने वाला और 2 से भी कटने वाला संख्या चाहिए, तब जाकर के वह एक स्थान पर क्या होगा, मिलेगा। 5 से भी कटने वाला और 2 से भी तो ऐसे कैसे निकलता है, दोनों से कटने वाला संख्या कैसे? तो लसन निकालने के बाद जब हम किसी संख्याओं का लसन निकालते हैं तो उस कंडीशन में दोनों से कटने वाला संख्या मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, लसन निकालना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगले बार हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। हमें तो लग रहा है कि आप लोग इतना में समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे कि 18 तथा 12 का लसन निकालने पर, 18 तथा 12 का लसन निकालने पर। तो चलिए देखते हैं 18 तथा 12 का लसन निकालते हैं। तो लसन निकालने के लिए पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, फिर 12,
2 से 6 दूनी 12, फिर 2 तिहाई 6, अर्थात 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, फिर 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। अब देख लीजिए यहाँ पर कि एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 संख्या था। 2 सबसे अधिक बार इसमें आ रहा है कितने बार? 2 बार। 3 सबसे अधिक बार कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है 3। तो देख लीजिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36। अर्थात कहने का मतलब कि 36 मिनट के बाद क्वेश्चन ही कह रहा था ना कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, यानी एक ही स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो यहां पर कैसे देख लीजिए, सोनिया को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो 18 दूनी 36, अर्थात 2 चक्कर में, और 12 है 36। रवि को कितना चक्कर? 3 चक्कर, यानी सोनिया 2 चक्कर लगाएगा और रवि तीसरा चक्कर लगाएगा, तो दोनों एक साथ मिलेगा वहां पर। समझ में आ रहा होगा सब लोग को अच्छे से। चलिए, आपका एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 1.3 जो सिद्ध करने वाला आप लोगों को बताएंगे। जैसे रूट पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा, रूट 2 को सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला वीडियो जो होगा 1.3 के लिए होगा। इतना आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।